नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग करने वाले हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मोमेंट। यानी ये वीडियो पे इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि जब सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट शुरू हुआ तो जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे आखिरकार उनका पार्टिसिपेट करने का क्या रीजंस था, उनका क्या पर्पस था इस मूवमेंट से जुड़ने से। बेसिकली सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट से जुड़ने का उनके क्या बेनिफिट होते, वो क्यों इस मूवमेंट से जुड़ रहे थे। इस वीडियो के अंदर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको पता होना चाहिए जो सिविल डिसऑर्डरेंस है वो 2 बार शुरू हुआ था। लेकिन हाँ, वो कब-कब हुआ था तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि फर्स्ट टाइम कब हुआ था और ऑफ कब किया गया था, सेकंड टाइम कब शुरू हुआ और उसे ऑफ कब किया गया। अगर आपको नहीं पता तो ऑफ कोर्स कमेंट जाके चेक कर लीजिए, हो सकता है किसी ने ज़रूर किया हो। तो ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा अगर आपको नहीं पता तो। अगर नहीं आपको पता है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पहले पॉइंट में क्या बताया गया कि उन्होंने मूवमेंट के अंदर क्यों जॉइन किया, उनके क्या आइडल्स थे और स्वराज क्या थे, उन जॉइन करने का क्या रीजंस था, वो लोग किस पर्पस से जुड़ रहे थे और बेसिकली उनका जो स्वराज था मतलब स्वराज उनके लिए क्या था। इस वीडियो के अंदर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखा जाता है कि जब मूवमेंट शुरू होता है हमारा तो कहीं ना कहीं रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर और वुमेन का पार्टिसिपेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्यों ना सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिच पीजेंट्स से कि रिच पीजेंट्स ने किस तरीके से सिविल डिसऑर्डरेंस के अंदर सपोर्ट किया और उनका क्या पर्पस था इसमें इस मूवमेंट के अंदर जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले आते आते जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज थे जैसे गुजरात के अंदर जो पटीदास थे और उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाट लोग थे, ये लोग इस मूवमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। सिविल डिसऑर्डरेंस के अंदर होता है क्या है कि ये जो फार्मर्स होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करते हैं। और कमर्शियल क्रॉप अगर नहीं पता, कमर्शियल क्रॉप को कैश क्रॉप भी कहा जाता है। बेसिकली जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, हमारा शुगर कैन हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कमर्शियल क्रॉप को। और इसे अगेन मैंने बता दिया, इसे कैश क्रॉप भी कहा जाता है। तो इनका क्या बेसिकली जो फार्मर्स होता है उनका बेसिकली फंडा ये रहता है कि वो फसल को ग्रो करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं, मार्केट में बेचते हैं और जो प्रॉफिट उनको मिलता है उससे अपने खर्चे वगैरह पूरे करते हैं, कुछ पैसा वो सेव करते हैं और बाकी का जो पैसा है वो नेक्स्ट अपनी फसल को ग्रो करने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब नेक्स्ट सीजन की वो तैयारी करने में लग जाते हैं। ये इनका बेसिकली पीजेंट्स का फंडा होता है। अब होता क्या है कि ट्रेड डिप्रेशन की वजह से जो मार्केट के अंदर जो कीमतें हैं वो कम होने लगती है। तो कोई भी जो फार्मर है वो कम कीमत में अपने क्रॉप को नहीं बेचना चाहेगा क्योंकि उसका मुनाफा है वो बहुत ही कम होने लगेगा। ऐसे में वो क्या करेगा, अपनी फसलों को घर पे ही रखेगा कि अभी मार्केट में रेट कम चल रहा है, ऐसा करता हूँ घर पे ही रखता हूँ। जब सिचुएशन होगी उस लायक कि मैं मार्केट में बेच सकता हूँ, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तब मैं जाके मार्केट में बेच दूंगा। अब ऐसे में आपके खर्चे भी तो हैं। ऐसे में क्या हुआ कि जो आपके पास कैश इनकम है धीरे धीरे डिसअपियर्ड होने लगी क्योंकि आपको नेक्स्ट सीजन की तैयारी भी करना है और आपने सोचा था बेच के पैसे मिलेंगे और बेचने के लिए आपने जो अनाज थे, जो भी आपने क्रॉप ग्रो किया हो तो घर में ही रखे हैं और मार्केट में आप वेट कर रहे हो पैसे को मतलब एक सही कीमत पे बिकने का। तब तक क्या करोगे, आपके पास जो कैश होगा उसका यूज करोगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन पीजेंट्स के पास जो इनकी कैश था वो धीरे धीरे कम होने लगा, इनके पास कैसे कह सकते हो पैसों की दिक्कत होने लगी। और ऐसे में क्या हुआ कि गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू देते थे ये इनके लिए मुश्किल होने लगा। यानी गवर्नमेंट को जो ये पैसा दिया करते थे एज अ रेवेन्यू, ये पीजेंट्स के लिए मुश्किल होने लगा पे करने के लिए। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, इन्होंने बात रखी कि या तो रेवेन्यू को कम कर दिया जाए या फिर गवर्नमेंट मना ही कर दे हमें लेने से। अगर आप मना नहीं कर सकते, आपको रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए गवर्नमेंट को, तो ऐसा करो कि आप हमसे रेवेन्यू कम लो। और इस वजह से देखो यहाँ पे एक बैकग्राउंड आपको समझ में आ रहा होगा कि रिच पीजेंट्स क्यों देख रहे थे, मतलब वो मूवमेंट में इनका जुड़ने का क्या रीजंस था। तो होता क्या है कि धीरे धीरे इस सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट जब शुरू हुआ तो ये लोग बहुत ही ज्यादा इंथुआस्टिक सपोर्टर्स बने, मतलब खुलकर सपोर्ट कर रहे, कह सकते हो इतना सपोर्ट कर रहे थे जो रेलुकेंट मेंबर्स थे। यानी जो लोग इस मूवमेंट, ऐसे रिच पेरेंट्स जो इस मूवमेंट में उतना ज्यादा उनको कुछ खास इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे थे, उन लोगों से भी ये लोग जबरदस्ती कह देते नहीं भाई तुम भी सपोर्ट करो, चाहे वो बाइकआउट प्रोग्राम्स में हिस्सेदारी लेना हो या सिविल डिसऑर्डरेंस के अंदर
कोई भी मूवमेंट जो चल रहा हो, कोई भी बात रखनी हो ब्रिटिशर्स के आगे, ये लोग फुल उसका सपोर्ट किया करते थे। तो इससे एक चीज़ हमें बात समझ में आ जाती है कि रिच पीजेंट्स तो भाई इतना चाहते थे कि जो हाई रेवेन्यू उनसे लिया जा रहा है वो ना लिया जाए। तो इनके लिए स्वराज तो यही था। आय इतना क्लियर है। अब होता क्या है कि 1931 को जब हमारा जो मूवमेंट है फर्स्ट टाइम जब कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है सिविल डिसऑर्डिनेंस को, तो ये बहुत ही ज़्यादा डीपली डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, इन लोगों ने बहुत अपना मेहनत किया, एक मतलब फुल सपोर्ट इन लोगों ने दिखाया था उस मोमेंट के अंदर। जब इनकी डिमांड पूरी ही नहीं की गई, उससे पहले ही आपने मोमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, तो इनको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं हर्ट हुआ कि भाई कम से कम जुड़ने का कुछ तो फायदा होता। देन हुआ क्या कि जब 1932 को दोबारा शुरू हुआ नॉन कॉप सॉरी सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट, जब 1932 को दोबारा शुरू हुआ, तो ये जो पीजेंट्स थे उतना ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट नहीं दिखाया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब जाहिर सी बात है, एक बार तो समझ चुके हैं, देखो भाई कुछ होने जाने वाला नहीं है। सेकेंड टाइम जब दोबारा शुरू हुआ सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट, तो इन्होंने अपना उस हिसाब से इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिच पीजेंट्स वाली बात समझ आ गई। ये हाई रेवेन्यू से परेशान थे, चाहते थे कि हाई रेवेन्यू गवर्नमेंट रिफ्यूज कर दे, मना कर दे। लेकिन जो सिविल डिसऑर्डिनेंस के अंदर जुड़ने का इनका यही रीज़न था। लेकिन जब वो रीज़न पूरा नहीं हुआ, तो जब दोबारा से सिविल डिसऑर्डिनेंस शुरू हुआ, तो इन लोगों ने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया। फर्स्ट तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन सेकेंड टाइम इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट के अंदर। अब बात आती है हमारे पुअर पीजेंट्स की। आखिरकार पुअर पीजेंट्स क्यों जुड़ रहे थे? तो देखा जाता है कि जो पुअर पीजेंट्स थे ये लोग ज़्यादा डिमांड कर देते रेवेन्यू डिमांड की, कि जो भी अगेन जो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते थे, ये भी यही चाहते थे कि इनको भी रेवेन्यू कम देना पड़ेगा, तो कम कर दो या फिर ख़त्म ही कर दो। लेकिन इसमें से कई सारे जो पुअर पीजेंट्स थे वो स्मॉल टीनेंट्स से, यानी किराए पर उनको ज़मीन मिलती थी लैंडलॉर्ड से, और वो क्या करते थे उस किराए की ज़मीन पर खेती वगैरह किया करते थे। अब किराए की ज़मीन पे उनको रेंट भी पे करना पड़ता था लैंडलॉर्ड को। अब देख लो, इनको रेवेन्यू भी पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ लैंडलॉर्ड से जो उन्होंने ज़मीन लिया है उसका भी उनको रेंट देना पड़ रहा है। ऐसे में तो समझ सकते हो पुअर पीजेंट कितनी बुरी सिचुएशन में पड़ा होगा। अब धीरे धीरे इनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई, कैश इनकम इनकी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। जाहिर सी बात है, ये भी प्राइस मार्केट में ट्रेड डिप्रेशन चल रहा है, मार्केट में कोई फसल अच्छी रेट पर कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ये अपना उस पे बेचेंगे ही क्यों, इनको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, तो इनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इनके साथ भी यही हुआ कि ये इनको रेंट देने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। जो लैंडलॉर्ड से जो उन्होंने किराए पे ज़मीन ले रखी है, अब लैंडलॉर्ड इनसे पैसा मांग रहा है कि भाई इसका किराया दो। अब इनके पास पैसे है ही नहीं, कैश इनकम इनकी धीरे धीरे खत्म होने लगी, अनाज ये बेच कर उनको पैसे मिल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगे। तो बेसिकली पुअर पीजेंट्स ये चाहते थे कि जो रेंट है वो माफ़ कर दिया जाए। बेसिकली जो लैंडलॉर्ड हैं, जो उनसे पैसा वसूल रहे हैं, जो रेंट के रूप में जो उनसे पैसा ले रहे हैं, वो उसे मना कर दे लेने के लिए। सो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स में जुड़ते हैं, चाहे वो सोशलिस्ट के द्वारा चलाए गए हों या कम्युनिस्ट के द्वारा चलाए गए हों। वो हर एक मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि जो कांग्रेस थी वो नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, अब कांग्रेस को एक बैलेंस बना के चलना पड़ता था। कि होता क्या है कि अगर आप रिच पीजेंट्स को सपोर्ट करो तो पुअर पीजेंट्स नाराज हो जाएंगे, अगर पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट करो तो रिच पीजेंट्स नाराज हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अब देखो ये नो रेंट कैंपेन चलाएंगे। अब नो रेंट कैंपेन का मतलब है जो लैंड लॉर्ड है, जो रिच पीजेंट्स है, वो गुस्सा हो जाएंगे कि भाई कांग्रेस ऐसी बात, ऐसे तो हमारी इनकम खत्म हो जाएगी, हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इस तरीके से इस कांग्रेस को बैलेंस बनाने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो झुकाव होता था वो रिच पीजेंट्स की तरफ हमें ज़्यादा देखने को मिलता था, थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिलता था। तो कांग्रेस नो रेंट कैंपेन के ऊपर सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ पे हमें समझ में आ चुका है कि जो पुअर पीजेंट्स हैं उनके लिए स्वराज क्या है कि रेंट को कम कर दिया जाए, और रेवेन्यू जो सेम रेवेन्यू है उसको कम कर दिया जाए, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करते हैं। क्लियर, उनके लिए स्वराज ये था। अब होता क्या है कि बिजनेस क्लास वालों की बात, अब इन लोगों ने भी, पुअर पीजेंट ने भी जब दोबारा अगेन शुरू हुआ तो इन लोगों ने भी उतना सपोर्ट नहीं दिखाया।
अब बात आती है बिजनेस क्लास वालों लोगों की। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जो इंडियन मर्चेंट्स थे, यानी जो इंडियन व्यापारी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए। ये आपको चैप्टर अगर 5 आप कभी पढ़ने का मौका मिला, इवन स्कूल में करवाया जाएगा, तो वहाँ आप इसके बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। लेकिन अभी हम इतना समझ के चलते हैं कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जिससे कि हमारे जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने पैसा कमाया और पैसे से ऑफकोर्स पावर तो आई जाती है, तो ये लोग पावरफुल बन गए। अब होता क्या है कि कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसी, दे रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस बिजनेस एक्टिविटीज। तो बेसिकली ये चाहते थे कि जो इनका बिजनेस है वो ग्रो हो जाए। इसी बात है, कोई भी एक बिजनेसमैन है वो तो यही चाहेगा कि उसका बिजनेस जितना ज़्यादा एक्सपेंड हो उतना बढ़िया है। तो ये बिजनेसमैन भी यही चाहते थे कि उनका बिजनेस एक्सपेंड हो। ऐसे में क्या उनको परेशानी ये होती थी कि जब ये अपना बिजनेस एक्सपेंड करने जाते थे तो ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स क्या करते थे या कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या करती थी कि वो अपनी फैक्ट्रीज को ज़्यादा सपोर्ट करती थी। अगर यहाँ दो देखिए, एक इंडियन फैक्ट्री है और दूसरी एक ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि गवर्नमेंट जो है वो कॉलोनियल फैक्ट्रीज को ज़्यादा सपोर्ट करती थी और इंडियन फैक्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा देती थी। तो लोग तो यही चाहते थे कि इनका रिस्ट्रिक्शन, बिजनेस के अंदर जितना कम से कम रिस्ट्रिक्शन हो उतना बेस्ट होता है। तो लोग यही चाहते थे कि इनके द्वारा जो हमें परेशान करके रखे थे, कि हमें परेशान ना करे, रिस्ट्रिक्शंस फ्री एक्टिविटी हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये क्या चाहते थे, दे वांटेड प्रोटेक्शंस, ध्यान रखिए, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड अ रुपी स्टीरिंग एक्सचेंज इनटू अ रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट। अभी यहाँ तक समझो, इस फॉरेन गुड्स तक इस पॉइंट को समझते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि जाहिर सी बात है, एक एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, अगर आप बाहर से कोई प्रोडक्ट यहाँ पर मार्केट में आ रहा है हमारे इंडियन मार्केट में और वो सस्ता पड़ रहा है, और इंडियन मार्केट में ही एक प्रोडक्ट बन रहा है जो उसी का रेट का है, तो जाहिर सी बात है लोगों के पास एक चॉइस रहेगा। वो हो सकता है कि बाहर की चीज़ों को भी खरीद लें और हमारे देश की चीज़ों को भी खरीदें। अब यहाँ पे एक समझने की बात आती है कि जब कोई चीज़ बाहर से हमारे देश के अंदर आती है तो उसमें टैक्स वगैरह लग के वो चीज़ ऑफ कोर्स महंगी हो जानी चाहिए। लेकिन ये लोग इनकी पॉलिसीज़ ये होती थी, अपनी रिस्ट्रिक्शन से, बाहर से कोई ब्रिटेन से वगैरह सामान आता था, बाहर की कोई फॉरेन गुड्स आती थी, तो उस पे इतना कम रिस्ट्रिक्शंस होता था कि जो वहाँ से बाहर की चीज़ यहाँ पे सस्ती महंगी होनी चाहिए वो एकदम एकदम नॉर्मल प्राइस पे बिकती थी, जो यहाँ के मार्केट, जो यहाँ के बिजनेसमैन उनको प्रॉब्लम हो जाती थी। तो वो ये चाहते थे कि बाहर से कम चीज़ें हमारे देश के अंदर आए और यहाँ के लोग हमारी ही चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें, तो इससे हम हमारा फ़ायदा होगा। इसके बदले वो ये चाहते थे कि ऐसा ये तब किया जा सकता है जब एक्सचेंज रेशो डिस्करेज हो। अब ये रुपी स्टर्लिंग, स्टर्लिंग एक मुद्रा का है जो कि पाउंड बेसिकली है। स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट, कि हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो करेंसी की वैल्यू, उसको बढ़ाया जाए। अब इसको समझने के लिए एक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपको समझना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि मान लेते हैं $1 है, ठीक है। इंडियन बिजनेस क्लास के लोग क्या चाहते थे इसको हम समझते हैं। एक पाउंड है, एक पाउंड से कोई विदेश का व्यक्ति आता है, वो हमारे देश में आके मान लेते हैं वो 100 रुपए की चीज़ें वो खरीद लेता है। 1 पाउंड उसने दिया, हमारे देश के अंदर आया, और 1 पाउंड से वो उसने कन्वर्ट किया और वो 100 रुपए तक की चीज़ें खरीद लेगा। क्लियर। अब हमारे लिए गुड कंडीशन कब होगा, जब वो 1 पाउंड देकर 70 रुपए की चीजें खरीदे, तो इससे हमारी करेंसी क्या हो गई, मजबूत हो गई। ठीक है। अब पहले क्या होता था, आप कहोगे कि सर 1 पाउंड इक्वल टू 70 हो गया, ये तो सर कम हो गया ना। नहीं, ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अब वो 1 पाउंड देकर, जहाँ पहले वो 100 रुपए की चीज़ें खरीद सकते थे हमारे देश के अंदर, लेकिन अब वो क्या करेंगे, वो 1 पाउंड देकर हमारे देश के अंदर कितने रुपए की चीज़ें खरीद पाएंगे, 70 रुपए की चीज़ें खरीद पाएंगे। यानी 30 रुपए के लिए उनको एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे में इसी को ही कहा जा रहा है कि हमारी जो करेंसी है वो थोड़ा अगर स्ट्रांग हो जाए, और स्ट्रांग होने से क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो एक्चुअली बढ़ जाएगी। तो बेसिकली जो बिजनेस क्लास के लोग हैं वो यही चाहते थे कि बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं
वो थोड़ा उसका जो रेट है वगैरह है थोड़ा महंगा हो जाए, और उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगे कि कम से कम बाहर की चीज़ें हमारे देश के अंदर आए, जिससे हमारे जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ की ही चीज़ें ज़्यादा खरीदें, अगर आए भी तो बहुत महंगी बिके। अब होता क्या है, थर्ड पॉइंट क्या बताया जा रहा है, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1922। अपनी मतलब अपनी बात को इकट्ठा रूप से रखने के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, इन द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1922, इसे याद कर लीजिएगा। और इन्होंने फिक्की बनाया द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो इसकी कभी फुल फॉर्म आ जाए FICCI की तो आप लिख लेना। इसे कब फॉर्म किया गया था, 1927 को। देखो ऑर्गेनाइजेशन बनाने बनाया क्यों उन्होंने, देखो जब कभी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बात रखी जाती है तो उस बात को गवर्नमेंट वैल्यू देती है। अगर आप एक बात किसी से रखो, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से आप अपनी बात रखने जाओ, तो हो सकता है स्कूल का प्रिंसिपल आपको मना कर दे, आपकी बात मानने से इनकार कर दे। लेकिन जब एक पूरा ग्रुप या पूरा आपका क्लास 10th का सेक्शन सारे बच्चे जाएं प्रिंसिपल से अपनी शिकायत लेकर अपनी बात रखने के लिए, तो प्रिंसिपल इस बार ज़रूर सुनेगा। तो बेसिकली ग्रुप बनाने का यही पर्पस है कि हम सब एक हैं, यूनिटी शो करता है। और यूनिटी में अगर किसी इनको कोई बात मनवानी हो तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसके अंदर बेसिकली क्या था कि जो ग्रुप थे इसके अंदर, जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला, industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it first launched। तो देखो बिजनेस ग्रुप बना देने से ही कुछ नहीं होता जब तक ग्रुप के अंदर दमदार लोग ना हो। तो इस ग्रुप के अंदर क्या था कि जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, GD बिरला, ये ऐसे लोग थे जो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मतलब रिच लोग कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग थे। तो ये लोग भी उस ग्रुप के अंदर थे। और इन लोगों ने क्या किया कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपने कदम कदम उठाए। अब ये कदम कैसे उठाए थोड़ा सा हम नेक्स्ट पॉइंट में हम समझने की कोशिश करेंगे, आपको बताऊंगा मैं। और इन्होंने जब सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट सपोर्ट हुआ तो ये लोग मदद करते थे। अब जाहिर सी बात है इनके पास पैसा है तो ये लोग क्या कर सकते हैं, पैसा तो इन्होंने ऑफ कोर्स मूवमेंट के अंदर जैसे कोई रैली वगैरह ऑर्गेनाइज होती है तो ऑर्गेनाइज माइक वगैरह चेयर वगैरह लगाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं ये लोग उस चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, रैली वैली ऑर्गेनाइज करने में एक सही तरीके से स्मूथ वे में चले, पानी मिले उनको, खाने पीने को चीज़ें मिल जाए, इस तरीके से ये लोग सपोर्ट किया करते थे पैसों से। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये देखो और क्या करते थे, दे गेव फाइनल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स। अब ये लोग इन्होंने क्या किया कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, यानी इस मूवमेंट के अंदर अगर कोई पैसों की ज़रूरत पड़ती थी आंदोलन के अंदर तो ये लोग बेहिचक पैसा लगा देते थे उसके अंदर। और इन्होंने रिफ्यूज कर दिया बाय एंड सेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अभी इसकी मैं बात कर रहा था ना कि इन लोगों ने क्या किया कि ना तो हम विदेश की चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे, ना ही विदेश की चीज़ों को अंदर हम ना खरीदेंगे ना ही हम बेचेंगे। क्लियर, उन्होंने ये कह दिया ना ही हम विदेश की चीज़ें खरीदेंगे ना ही हम विदेश की चीज़ें बेचने में हेल्प करेंगे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज। अब आखिरकार बिजनेसमैन के लिए स्वराज क्या था, तो इसका तो आप अब ना भी बताऊं तो भी आप इसका आंसर बड़ी इजी वे में दे जाओगे कि देखो बिजनेस से इतना बढ़ा दिया। तो मेरे को ये लगता है कि बिजनेस क्लास लोग यही चाहते थे कि उनका जो ट्रेड हो वो कम रिस्ट्रिक्शंस में हो, हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की मार्केट में बिके, और बाहर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे देश के अंदर कम आए, जिससे कि इंडियन कंज्यूमर्स हमारी इंडियन प्रोडक्ट्स को ही ज़्यादा खरीदें। क्लियर, वो तो यही चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। एज अ टाइम व्हेन द कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि वही रिस्ट्रिक्शंस जो लगा रखी है वो बहुत नहीं होगी। एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कॉन्स्टेंट्स, और ट्रेड और जो इंडस्ट्री बहुत बिना रुकावट के अच्छे से फैल फूलेगी, बढ़ेगी। तो बिजनेस क्लास का देखो भाई फंडा यही होता है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हो। सबसे बिजनेस क्लास लोग यही चाहते हैं कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हो, क्योंकि कम से कम रिस्ट्रिक्शन एक ट्रेड को स्मूथ बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे आप जाहिर सी बात है, एक रोड है, रोड के अंदर अगर बहुत सारे बैरियर्स होंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर जितने कम से कम बैरियर्स हों तो आपके लिए क्या होगा, वो जो एक्सपीरियंस होगा वो उतना ही अच्छा होगा, इतना ही स्मूथ होगा। तो सेम इसी तरीके से है, ये रिस्ट्रिक्शंस एक बैरियर की तरह काम करते थे। But after the failure of the roundtable conference, business group were no longer uniformly enthusiastic। अब जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो बात बन नहीं पाई,
हमारे जो लीडर्स गए थे बात करने के लिए, उनसे बात बन नहीं पाई, कोई मसला, कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। तो कहीं न कहीं ये लोग भी अपना इंटरेस्ट देन खो दिए थे, कि अब फिर उनमें वो इंटरेस्ट नहीं रहा। जब सेकंड टाइम सिविल डिसऑर्डिनेंस शुरू हुआ तो ये लोग भी उतना अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाए। देखो, आप इतने में तो समझ में आ चुका है कि जब फर्स्ट टाइम सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट शुरू हुआ, तो चाहे रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे बिजनेस क्लास के लोग हैं, हर कोई सपोर्ट कर रहा था। लेकिन कॉल्ड ऑफ होने के बाद कहीं न कहीं कोई भी उतना फुल्ली सपोर्ट नहीं कर रहा था इन लोगों को, मतलब कि सिविल डिसऑर्डिनेंस को। अब होता क्या है कि वो एक रीज़न था और भी ना करने का। पहला था स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़, प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शंस ऑफ बिज़नेस, द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म। तो होता क्या है कि वो इस वजह से ज़्यादा परेशान थे कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी, उपद्रव ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा हंगामे होंगे, दुकानें बंद होगी, तो प्रॉब्लम तो उनका ही होगा। दूसरा चीज़, इससे वो जानते थे कि अगर सिविल डिसऑर्डेंस ज़्यादा चला और तो इससे उनका बिजनेस कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो लोग इस वजह से भी सपोर्ट नहीं कर देते। थर्ड रीज़न था कि हमारे देश के अंदर सोशलिज्म का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देना चाहूँगा कि सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जहाँ बेसिकली गवर्नमेंट का ये मकसद हो जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ की सरकार का ये मकसद हो जाता है कि सोशल वेलफेयर ज़्यादा करना। ठीक है? और सोशल वेलफेयर का मतलब है कि जहाँ पे समाज के हर एक तबके का विकास हो, ज़्यादातर गरीब तबके का ज़्यादा विकास हो, गरीब, मजदूर, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उन लोगों का ज़्यादा डेवलपमेंट हो। तो ऐसे में बिजनेस क्लास वाले अगर डेवलपमेंट की मतलब इस तरीके का सोशलिज्म अगर स्प्रेड होगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी, कह देगी इतना का सामान तुम इतने में बेचो। तो इनको तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि ये तो बिजनेस क्लास वाले हैं, तो इनको चाहिए पैसे ही पैसा, प्रॉफिट मिले इनको, जितना ज़्यादा बिक जाए उतना ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो आई, इस पे नज़र गई, अब मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि फ़ोटो किसकी है। बहुत गेस करना इजी होगा, देखते हैं कितने बच्चे गेस कर पाते हैं। अब बात आती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की। आगे का जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने सिविल डिसऑर्डिनेंस में क्या देखा। तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। तो पहला ही पता चलता है कि इन्होंने लार्ज नंबर में सपोर्ट नहीं किया। नागपुर का जो रीजन था, अभी मुझे भी ये भी बता दो नागपुर कहाँ है, ये भी कमेंट कर देना, कि जो नागपुर का जो रीजन था उसमें ये लोग, उन लोगों ने उतना सपोर्ट नागपुर के अंदर ज़्यादा किया था, और बाकी इलाकों के अंदर उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने सपोर्ट नहीं किया था। अब रीज़न क्या था ना सपोर्ट करने का। अब जाहिर सी बात, अगेन, अगर कोई एक मूवमेंट के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा बात बिजनेस क्लास वाले लोगों की कर रहे हो, तो इंडस्ट्रियल वर्कर कैसे उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। ये बैलेंस बना के नहीं हो पा रहा था एक तरीके से। अगर आप बिजनेस क्लास की बात करोगे, तो जो उससे इम्पैक्ट पड़ने वाले लोग हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वो जरूर साइड हटेंगे। अगर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऊपर आप सपोर्ट करोगे तो बिजनेस क्लास, यही रिच और पुअर में भी हुआ। रिच को सपोर्ट कर रहे थे तो पुअर साइड हो रहे थे, पुअर को सपोर्ट कर रहे थे तो रिच साइड हो रहे थे। तो बैलेंस बना पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इससे इतना समझ सकते हो। सो एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ। जैसे जैसे कांग्रेस है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पक्ष में बोलने लगी, उनका साथ आने लगी, वर्कर्स को लगा भाई अब तो उन्हीं बड़े लोगों की बात करेगी, हम गरीबों का तो कुछ होने वाला नहीं है। वो देन धीरे धीरे करके उससे साइड होने लगी, जो वर्कर्स है वो धीरे धीरे साइड होने लगे। देयर पार्टिसिपेशन, ऑफ कोर्स यही होता है, their participation, boycott of foreign goods are part of their own movements against low wages and poor working conditions। तो बेसिकली इनका क्या पार्टिसिपेशन था, ये लोग पहली चीज फॉरेन गुड्स को बायकॉट करने लगे, जो भी मतलब विदेश की चीजें उजी थी उसे खरीदने और देने से बंद होने लगे। और इनका बेसिकली जो मूवमेंट था वो ये था कि जो इनको कम वेजेस मिलते हैं, क्योंकि वो और वर्किंग कंडीशंस अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उस वक्त ना इन लोगों की जो वर्किंग कंडीशंस थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इनसे मतलब काम तो बहुत ज़्यादा करवा लिया जाता था, लेकिन उसके बदले जो उनको एक वेज मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, वो भी इनको पे नहीं किया जाता था। और जिस कंडीशंस में इनको वर्क करवाया जाता तो वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता। तो कोई सेफ्टी नहीं है, मतलब जान की कब जान चली जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो इस वजह से ये लोग चाहते थे कि भाई थोड़ी हमारी सिक्योरिटी हो, थोड़ा एक माहौल को अच्छा बनाया जाए ताकि काम करने में भी अच्छा लगे, एक सिक्योरिटी रहे थोड़ा सा। और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि हम जितना मेहनत करते हैं उतना हमें पैसा नहीं मिलता, तो हमें पैसे भी दिए जाएं एक सही अमाउंट में, जितना मेहनत है उतना तो मिले ही हमें।
देयर वाज स्ट्राइक बाय द रेलवे वर्कर्स इन 1930। 1930 के अंदर रेलवे की स्ट्राइक, रेलवे के वर्कर्स ने उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। 1932 के अंदर डॉक वर्कर्स ने, यानी जो शिप्स के काम करते हैं उन्हें डॉक वर्कर्स कहा जाता है, तो उन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया। इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस वोर गांधी कैप। तो यहाँ पे फोटो मैंने गांधी के कैप को दिखाने के लिए लगाई है, कि देख सकते हो जो इन्होंने पहना हुआ है कौन है, ये आप ही मुझे बताना। जो इन्होंने कैप लगा रखी है इसे गांधी कैप कहा जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया, जो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स थे छोटा नागपुर के अंदर, इन्होंने गांधी के कैप को पहना और रैलीज और बाइकआउट कैंपेन में पार्टिसिपेट किया गांधी के कैप को पहनकर। अब अगला पॉइंट क्या बताता है, बट द कांग्रेस वॉज reluctant to include workers demand as a part of the its program struggle. It felt that this would alienate industries and divide into anti-imperial forces. तो हुआ यही कि ये जो कांग्रेस थी अगेन इन वर्कर्स की डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, थोड़ा आनाकानी कर रही थी। क्यों? क्योंकि अगर इनकी डिमांड्स को मान लिया जाता तो जो बिजनेस क्लास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से खफा हो जाते, वो साइड होने लगते। और उससे फिर ये भी इसमें बताया जाता है कि इससे क्या होता है कि डिवीजन आ जाता है एक तरीके से सोसाइटी के अंदर। कांग्रेस बट जाती है, ये भी हो जाता है कि हो सकता है कांग्रेस के अंदर ही कई लोग कहने लग जाए कि आप उनका सपोर्ट क्यों कर रहे हो, आपको उनका करना चाहिए, आप कोई कहता आप उनका क्यों कर रहे हो, आपको उनका करना चाहिए, इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती। लेकिन जो कुछ भी हो, यहाँ पे तो हमें इतना समझ में आ जाता है कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उन्होंने क्यों सपोर्ट किया और क्यों सपोर्ट नहीं किया, और जितनों ने भी किया वो कहाँ कहाँ उन्होंने किया और उनके लिए क्या स्वराज था। अब आता है वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो जाए, वेजेस मिले, यही था। अगला आता है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसे किया, उन औरतों का क्या पार्टिसिपेशन था। देखा जाए तो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ने बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट किया आंदोलनों के अंदर। ड्यूरिंग द गांधी सॉल्ट मार्च हो, चाहे वो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट देयर होम्स टू लिसन टू हिम। जब सॉल्ट मार्च चल रहा था तो कई बहुत सारी औरतें जो हैं, जहाँ पे भी गांधी जी स्टे करते थे वहाँ पे औरतें इकट्ठा होती थी और गांधी जी की बातें सुनती थी। और उस मीटिंग के अंदर कह सकते हो कि औरतों का बहुत ही ज़्यादा हुजूम होता था, बहुत ही ज़्यादा औरतें इकट्ठा होती थी और अपने घरों से वो बाहर निकलती थी और गांधी जी को सुनने के लिए आती थी कि उनका आइडिया क्या है, स्वराज क्या है, कैसे नेशन को हम फ्री कर सकते हैं। They participated in protests, march, manufactured salt and picked foreign clothes and liquor shops and many went to jail. कई इन्होंने जितने भी आंदोलन चले उन सभी के अंदर पार्टिसिपेट किया। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट हो, चाहे फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट करना हो, लिकर शॉप्स के आगे पिकटिंग करनी हो, और कई कई लोग औरतें तो जेल भी गई इस प्रोटेस्ट के चक्कर में। तो देख सकते हो कि औरतें भी फुल्ली सपोर्ट कर रही थी को, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट। अब एक चीज समझना है कि अब दो चीज आती है। पहला कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था, लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन था। दूसरी चीज, गांव की औरतों ने कैसा पार्टिसिपेट किया, रूरल की। और अगला समझना हमें अर्बन का, कि मतलब शहर की जो औरतें थे उन्होंने कैसा पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले शहर की बात की गई है कि जो शहर का इलाका था उसमें जो हाई कास्ट की फैमिलीज की जो औरतें हुआ करती थी, उन लोगों ने सपोर्ट किया। और गांव के अंदर ऐसे औरतों ने सपोर्ट किया जो रिच पीजेंट से बिलोंग करती थी। कहीं ना कहीं वो औरतें जो रिच बैकग्राउंड जिनका होता था, चाहे वो शहर में हो या फिर गांव में हो, वो लोग ज़्यादा सपोर्ट किया करती थी इस मूवमेंट के अंदर। अब जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हो कि जब ये लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो एक रीज़न इनका भी होगा। लेकिन क्या इनको जो ऐसा वो चाहती थी, जैसा एक इनकी वर्किंग कंडीशंस, मतलब जो इनकी सिचुएशन है, जिस हिसाब से उनको उस वक्त एक सप्रेस करके रखा जाता था, वो समाज में उनको वो वैल्यू नहीं दी जाती थी, तो वो तो यही चाहती थी कि उनको वैल्यू मिले। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ? सो नहीं। दिस increased public role did not necessarily mean any radical change in the way position women was visualized। जिस हिसाब से वुमेन विजुअलाइज किया था कि इक्वालिटी आ जाएगी, हमारा जो दबदबा है, हमारा जो कहते हैं ना जो हमें एकदम परेशान करके रखे थे, अब हम थोड़ा ऊपर हम अपग्रेड होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ औरतों के साथ। इवन गांधी जी का ये जो थॉट है, हो सकता है आप में से बहुत लोग इस चीज़ से
कंसिडर ना करो, आप इस थॉट को अच्छा नहीं मानो, लेकिन गांधी जी का इस चीज़ इनका ये आइडिया था कि जो एक औरत है उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपना घर का ध्यान रखे, मतलब चूल्हा चौका करे, मतलब किचन वगैरह संभाले, और एक अच्छी माँ और एक अच्छी वाइफ बनकर दिखाए। ये गांधी जी का कहना है, ठीक है? ये गांधी जी इस चीज़ को लेकर ज़्यादा उस पे सपोर्ट दे देते। इसी वजह से कह सकते हो, या फिर बहुत ही लंबे समय से क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी, वो रिलुकेंट थी वुमेन को किसी एक अच्छी पोजीशंस देने में या किसी अथॉरिटी में उनको पद देने में। वो केवल उनका सिंबॉलिक प्रेजेंस चाहती थी, कि मतलब वो मूवमेंट के अंदर प्रेजेंट हों। लेकिन जब बात होती है ना डिस्ट्रीब्यूशन की, चलो तुम इस पद पे बैठ जाना, तुम ये चीज़ संभाला, तुम वो चीज़ संभाला, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस औरतों को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था। तो आप लोगों ने समझा कि वुमेन के अंदर ज़्यादा कुछ बदला, हालांकि उन्होंने सपोर्ट तो फुल्ली किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन सपोर्ट का कोई मतलब एक काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंज उनके लाइफ में नहीं हुआ। हालाँकि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद तो हमारी औरतों में मतलब ना सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदली है। और देखा ये जाए कि हमने इस वीडियो के अंदर पूरी चीज़ कवर हो चुकी है कि किस तरीके से पीजेंट्स ने, पुअर पीजेंट्स ने, बिजनेस ने, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने और औरतों का किस हिसाब से पार्टिसिपेशन था, इनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, इन्होंने क्या सोचा था, क्या हुआ, ये सारी वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे यही सीधा सीधा बनता है कि हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, या हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट ऑफ सिविल डिसऑर्डर्स, ऐसे सीधा सीधा पूछा जाता है। बेसिकली ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, तो आप इसका अच्छे से इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके लिख लेना। एक चीज़ और, पूरा मत लिखना, ये सारे जितना मैंने पीपीटी बना के आपको समझाया पूरा मत लिखना, इसमें से शॉर्ट जितना आप कर सकते हो, जिसको आप समराइज करके, मतलब जितना कम आप इसे संक्षिप्त शब्दों में, यानी कम शब्दों में जितना आप अच्छा बना के लिख सकते हो, कोशिश करो वो लिखो, पॉइंट्स में ज़रूर लिखना नोट्स को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।